हेलो क्लास 10th, आपकी साइंस की वर्कशीट आ गई है 22 जुलाई, वर्कशीट नंबर 8। टॉपिक वही है जो हमने वर्कशीट 7 में किया था। हमने वर्कशीट 7 में शुरू किया था अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार में क्या फ़र्क होता है, एसिड और बेस में क्या फ़र्क होता है, और साथ में लवण यानी कि सॉल्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, अम्ल और क्षार कैसे अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आज हम देखने वाले हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, क्योंकि उस दिन जो हमने गुण देखे थे वो भौतिक गुण थे। वो टेस्ट में कैसे उसे रंग कैसे बदलते हैं, ये सब चीज़ें, क्या कौन सा खट्टा होता है, कौन सा कड़वा होता है, कौन सा स्लिपरी होता है, कौन सा सोपी होता है, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। नाउ वी आर सपोज टू डू द केमिकल, जो भी केमिकल गुण होते हैं यानी रासायनिक गुण होते हैं अम्ल और क्षार के। तो अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया करके देखेंगे और कैसे कैसे क्या क्या बनता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनको इन वीडियोज़ की काफ़ी ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है, साइंस और मैथ्स की 9th 10th की क्लासेस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शुरू करेगा, और रोज़ जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलता रहेगा। जैसे कि आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कल की क्लास का लिंक मिलेगा, 9th एंड 10th का। 10th की कल दोनों क्लास होने वाली है, साइंस और मैथ्स की, और 9th की सिर्फ मैथ्स की क्लास होने वाली। तो वो जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। कल जब भी आप फ्री हो तो उस वीडियो के लिंक पर जाकर और उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब हम आज की वर्कशीट में शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है समझाना चाहता है, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण यानी कि अम्ल में जो जो धातुएं हैं, हमने उस दिन ये भी देखा था बेटा, कौन कौन सी धातुएं कहाँ अभिक्रिया के आधार पर कितनी क्रियाशील हैं और कितनी कम क्रियाशील हैं। यहाँ पर रिएक्शन कहता है, रिएक्शन से धातु को अगर अम्ल के साथ मिलाया जाए तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, देखिए। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया में धातु को जब अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो लवण बनता है यानी सॉल्ट बन जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी धातु अम्ल के साथ ऐसे अभिक्रिया करती हैं, धातुओं का अम्ल के साथ इस तरह का रिएक्शन होता है। चलिए एक बार फिर देखते हैं रिएक्शन की, अगर इन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया है। जिंक को हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। जिंक को डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने जिंक को रिएक्ट कराया। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड हम एसिड यूज़ नहीं करते हैं बेटा। कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो हम लोग डाइल्यूट करके उसमें पानी वानी मिला के तब यूज़ करते हैं। ये जो रिएक्शन है इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है, आई विल गिव यू द पिक्चर। अभी देती हूँ मैं पिक्चर। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक लिया था, जिंक के कुछ टुकड़े डाले थे, ऊपर से हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला। फिर हमने रिएक्शन जो भी निकल रहा है उसके अंदर से उसको पाइप के थ्रू यहाँ पानी में डाला, और पानी में से कुछ बबल्स उठते हुए दिखाई दे, यानी कि जो यहाँ से रिलीज हुआ था वो यहाँ जा रहा है, और यहाँ से बबल्स उठ रहे हैं या नहीं, यहाँ पर कोई गैस रिलीज हुई है। उसके ऊपर हमने मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती में पटाखे जैसी आवाज़ आती है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है यहाँ पर, आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो हाइड्रोजन गैस काफ़ी कंबस्टिबल होती है, जल्दी आग पकड़ती है, तो पटाखे जैसी आवाज़ करती है। ये है धातु के साथ अभिक्रिया का एग्जाम्पल कि धातु के साथ कोई भी एसिड कैसे अभिक्रिया करता है। जलती मोमबत्ती द्वारा H2 गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि पटाखे की आवाज़ आती है। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 को अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु में H2 गैस नहीं देता, यानी कि नाइट्रिक अम्ल इन दोनों धातुओं के साथ ही, मैग्नीशियम और मैग्नीज सिर्फ इन दो धातुओं के साथ ही क्या देगा, H2S गैस रिलीज करेगा, बाकी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। चलिए अब हम देखते हैं बाकी चीज़ें। इस तरफ क्या कहती है, इस तरफ की वर्कशीट कहती है, शायद रिएक्शन बताने की कोशिश की है यहाँ पर। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तनु अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है तो इसमें अधिक क्रियाशील धातुएं यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ये अधिक अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। वो उतनी ही तीव्र, जितनी भी ज़्यादा क्रियाशील होंगी उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, यानी कि जितने ज़्यादा एक्टिव मेटल होगी, जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी उतनी जल्दी वो रिएक्शन होगा। अभिक्रियाशील कम होंगी, यानी कि उनकी रिएक्टिविटी अगर कम होगी तो वो कम अभिक्रिया करेंगी।
चलिए अब हम करते हैं, जिंक को इन्होंने HCl के साथ रिएक्ट करके दिखाया, जिंक मेटल को इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके दिखाया। जिंक धातु जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो क्लोरीन होता है उसको अपने साथ ले आती है और बना लेती है जिंक क्लोराइड। यहाँ पर जिंक की दोनों वैलेंसी Cl से पूरी हो जाती हैं क्योंकि जिंक 2+ होता है, आपको पता है जिंक होता है 2+, जिंक को हमने कहा 2+, और Cl में आपको पता ही है Cl हेलोजन फैमिली से, तो Cl होता है -, तो 2 Cl, ये 2+ और ये बॉन्डिंग हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं, और आपके साथ क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अभी हमने देखा कि कैसे अम्ल धातु के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करें, अगर अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए, धातु की, अगर धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होता है। अगर धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे कि जिंक की इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, अभिक्रिया कराई, तो ये बनता है एक सॉल्ट यानी लवण, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन ये तब होता है जब यहाँ पर जो क्षार है ये प्रबल हो, ये एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा प्रबल क्षारक ही ऐसा करते हैं। और ये वाली मेटल भी काफ़ी रिएक्टिव होनी चाहिए, यह भी काफ़ी क्रियाशील होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर रिएक्ट होती हैं तभी हाइड्रोजन गैस निकल पाती है, नहीं तो एक नॉर्मल सा कम क्षमता वाला अगर क्षार होगा तो वो कुछ भी नहीं रिएक्शन करेगा किसी धातु के साथ, और अगर धातु भी थोड़ी सी इनएक्टिव हो। ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात और ये वाली बात, ये इसका एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं आगे। आगे कहता है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ प्रक्रिया होती है। यानी कि जब धातु का ऑक्साइड बनता है तब अम्ल की प्रक्रिया क्या होती है, और जब अधातु का ऑक्साइड बनाया जाता है तो क्षारक की प्रतिक्रिया क्या होती है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, है ना। अम्ल धात्विक क्रिया के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाएंगे, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड होता है बेटा क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड होता है अम्लीय। इस बात को समझने की कोशिश की, यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। धात्विक ऑक्साइड, धातु का जो ऑक्साइड बनता है उसका नेचर होता है क्षारीय, और जो अधात्विक ऑक्साइड होता है, नहीं अधातु जो ऑक्साइड बना रही है उसका नेचर होता है अम्लीय। तो यानी कि क्या रिएक्शन हुआ यहाँ पर, जो रिएक्शन हुआ वो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, है ना। न्यूट्रलाइजेशन जैसा रिएक्शन हुआ, क्षार और अम्ल रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और साथ में बनाएंगे लवण, क्योंकि ये अम्ल है तो ये क्या है, क्षार, और ये क्षार है तो ये क्या है, अम्ल। तो अम्ल, लवण और जल, और यहाँ भी लवण और जल। यहाँ पर यह एक उदासीन अभिक्रिया है, एक प्रकार का उदासीन रिएक्शन है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है। देखिए कैसे होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो कैल्शियम क्लोराइड बना और पानी बना। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि हमने क्या कहा था, कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है, धातु है, कार्बन का ऑक्साइड, और यहाँ पर कैल्शियम धातु थी, तो ये बन गया लवण और जल, है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। यहाँ पर आइए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अधातु है कार्बन, तो ऑक्साइड बनाया इसका और इसको क्षार के साथ रिएक्ट कराया। लेकिन ये कैसा बिहेव करता है, हमने क्या कहा, जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय बिहेव करता है, अम्ल जैसा काम करता है। तो ये दोनों काम करेंगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा और साथ में आ जाएगा वाटर, यानी कि लवण और जल का निर्माण होता है। बिल्कुल क्लियर है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, यही थे इसके रासायनिक गुण। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज क्या कहती है, एक्सरसाइज कहती है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। चलिए मैं लिख के दिखाती हूँ ये क्या होती है। ये रिएक्शन देखिए, फेरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम। पहले हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर पहले बनेंगे क्लोराइड के सारे सॉल्ट, क्लोराइड लवण, और बाद में बन रहे हैं सल्फेट के लवण, और साथ में रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसको लेकर। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कॉपर को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आई थी बीच में, अगर आपको याद हो मैं आपको दिखा देती हूँ। नाइट्रिक अम्ल सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, बाकी किसी के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज
नहीं करता है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन होता है। अब ये यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। अब इन्होंने पूछा तो यहाँ पर इसका मतलब, इस सवाल का मतलब ये है कि कॉपर के साथ तो ये रिएक्ट ऐसे नहीं कर रहा, हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहा है, तो कॉपर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बना क्या रहा है, ये देखिए, आपका जवाब देखिए पहले। कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स यू कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत सारी गैसेस अलग अलग स्पीड पर रिएक्शन होता है जब दी जाती हैं, और काफ़ी सारी गैसेस रिलीज होती हैं। और आपको पता है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन 5 तरह के ऑक्साइड बना सकती है। तो अलग अलग गैसेस रिलीज होती हैं, कई बार नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, लाफिंग गैस भी, कई बार पॉइजनस गैस भी होती है, और कई बार बहुत सारी गैसेस निकलती है और साथ में निकलता है वाटर। ये ठीक है, ये रिएक्शन एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अगर एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए, अगर एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए, ये देखिए रिएक्शन, तो बनता है सोडियम एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये है आपका रिएक्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए, बाद में आपको एक वर्कशीट में दे दूंगी जिसमें सारे आंसर्स लिखे होंगे। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? वापस आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि जब अम्ल क्षारीय ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जब अम्ल क्षारीय ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो लवण और जल बनाता है। इससे साफ प्रतीत होता है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार जब रिएक्ट करते हैं तभी लवण और जल का निर्माण होता है। आई होप क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, आपका आंसर भी बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्या आपने कभी गौर किया है कि माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती है? क्योंकि आपको पता है अचार और चटनी वगैरह में विटामिन सी होता है। विटामिन सी यानी कि वो खट्टे होते हैं, उसमें कोई ना कोई एसिड होता है, अम्ल होता है। जब भी अम्ल धातु के साथ कभी भी रिएक्ट कर सकता है, अम्ल धातु के साथ कभी भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए कभी भी धातु की वस्तु में अचार या चटनी को नहीं रखा जाता है। आई होप ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हैं। इसके साथ आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी और इसके साथ आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें साइंस और मैथ्स की कल से क्लासेस ऑनलाइन ले रही है दिल्ली सरकार। आपको एक यूट्यूब लिंक, एक लिंक मिलेगा, उस पर आपकी क्लासेस होंगी। प्लीज़ एंजॉय द क्लासेस, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए एंड कीप स्प्रेडिंग द नॉलेज, क्योंकि दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त नॉलेज की है। तो बेटा प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।